देखिए क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन के पहले आपका जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है, पहले वो आपको कंप्लीट करवा देते हैं। 7 है, उसको कंप्लीट करवाने के बाद फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का जो सीरीज है मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, पहले थ्योरी पर। तो आपका टोटल 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो 7 में आपका कौन कौन आता है? तो सबसे पहले आप अगर देखोगे तो आपका आएगा लंबाई, उसके बाद आएगा द्रव्यमान, फिर आएगा आपका समय, फिर आएगा तापमान, फिर उसके बाद आएगा विद्युत धारा, ध्यान रखिएगा विद्युत धारा, फिर आएगा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। ये जो आपका है पदार्थ की मात्रा, ये आपका जो क्लास चल रहा है ना, इसमें आपको क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आपका रिकॉर्डिंग है हो रहा है, हाँ आरिस लिखा हुआ है सर, रेड वाला लिखा हुआ है। देखिए अब जैसे कि इसमें देखोगे तो अगर आप लोग का ये डिमांड आया कि नहीं पहले थ्योरी पढ़ाया जाए, तो पहले थ्योरी का एक अलग वीडियो और क्वेश्चन का अलग वीडियो लेकर के आएंगे। फिजिक्स इसमें आपका फायदा करेगा 6 से लेकर के 8 वाले जो क्लास का आएगा उसके लिए, और उसके लिए भी जो 9th और 10th में। ठीक है, यहाँ तक के हम ये वीडियो को कंप्लीट करेंगे। अगर फर्दर और इंक्वायरी आई तो हम 11th 12th के भी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले इतना को याद रखिएगा, जो आपकी लंबाई है यानी कि लेंथ है, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट लुमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका आपका होगा मीटर, इसका होगा किलोग्राम, समय का होता है सेकेंड, तापमान का केल्विन या फिर इसको थीटा बोल सकते हो, विद्युत धारा के एम्पियर यानी ए, या फिर आपको आई लिख सकते हो, ज्योति तीव्रता को हम लोग कहते हैं कैंडेला, क्या बोलते हैं इसको? कैंडेला, और उसके बाद पदार्थ की मात्रा को मोल। एक बात और थोड़ी सी बात ध्यान में रखिएगा, ये भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि इन सबों में कौन सा एक ऐसी मात्रक है जो एक चीज को नहीं 2 या 3 चीजों को मेजर करता है, मापता है। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ही जाए तो आप बोलिएगा कि एक मोल ऐसा है, यानी पदार्थ की मात्रा, यानी मोल एक ऐसी यूनिट है जो आपको मास को भी मेजरमेंट करता है, लेंथ मास को भी करता है, नंबर को करता है और वॉल्यूम को। तो 3 चीजों को एक साथ मेजरमेंट करने की किसको दिया गया है? मोल को। लेकिन सारे के सारे जो है सो केवल एक ही क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो जब इतना आप लोग को याद है तो थोड़ी सी हम आगे बढ़ करके क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, और आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दे करके कीजिए प्रैक्टिस, और इसके बाद हासिल तो होगी ही, क्योंकि ज्यादा इजी क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है और ज्यादा हार्ड भी नहीं आएगा। तो दोनों जब मैच होकर के मिक्स होकर के मॉडरेट जब आएगा तो हम उस पर क्यों नहीं चले। ठीक है, तो 2 मेथड होंगे हमारे कि एक तो आपका थ्योरी का अलग क्लास लाने का अगर डिमांड आया तो, और अगर नहीं डिमांड आया तो ये जो चल रहा है सीरीज क्वेश्चन का वही चलेगी। पर डे आपका एक वीडियो आते जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आता है कार्ज का एसआई मात्रक है, यानी इन सबों में कार्ज का एसआई मात्रक कौन होगा ये बताइए। तो बताइए सबसे पहला ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। कौन सा इसमें होगा? तो आंसर आप बता सकते हो, कौन सा आंसर होगा? तो देखिए ये तो आपका आ गया फोर्स का एसआई यूनिट, फोर्स का यानी कि बल का, ये आपका है पावर का, और ये भी आपका है फोर्स का। लेकिन अब एक बात बताइए, फोर्स का यहाँ न्यूटन भी है, डाइन भी है, क्या दोनों फोर्स का होगा? तो रियली दोनों फोर्स का है, लेकिन ये आपका एसआई सिस्टम है तो ये आपका होगा सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में न्यूटन और डाइन होता है फोर्स का। तो 1 न्यूटन अगर हम बोले तो कितने के बराबर आ जाएगा? 10 to the power 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम चलते हैं कार्ज के बारे में, तो कार्ज का एसआई मात्रक जो आपका होता है वो होता है जूल। कार्ज का एसआई मात्रक होता है जूल। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सीजीएस मात्रक बताइए कार्ज का क्या होगा, तो बोलिएगा अर्ग होगा। कार्ज का सीजीएस मात्रक क्या होगा? अर्ग होगा। और 1 जूल जो होता है वो 10 के पावर
7 अर्ग के बराबर होता है। कितना होता है? 1 जूल जो होता है 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है, और आपका 1 न्यूटन जो होता है 10 टू दी पावर 5 जूल के बराबर होता है। ये सब ध्यान में रखिए, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन हम दे दिए थे, आ गया था मतलब हाई लेवल का, लेकिन लेवल हाई नहीं है, अगर जो लोग पढ़े होंगे बता सकते हैं कि पानी की बूंदों के गोल होने का कारण यही नहीं, अगर आपसे ये भी कह देगा कि जैसे कोई आदमी स्नान करता है बाथरूम में, स्नान करने के बाद वो बाल्टी वही छोड़ देता है, कुछ देरी के बाद जब वो आता है तो पूरा सरफेस सूखा रहता है, लेकिन जैसे ही बाल्टी हटाता है तो पानी वहां पर फैलने लगता है। तो आखिर जब तक बाल्टी वही था तो किस कारण से सारे पानी इकट्ठे हुए थे? वो आंसर, या फिर कि पानी के बूंदे जो गोल होते हैं, इसका आंसर, या फिर आपका कहा जाए कि जब हम लोग पेंट में ब्रश डाल के रखते हैं तो ब्रश फैला रहता है, लेकिन जैसे ही ब्रश को निकालते हैं तो ब्रश सिकुड़ जाता है। वो किसके वजह से? उसका आंसर सबका आपका एक ही होगा, और वो आपका आंसर होगा कौन सा? सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जो होता है वो आपका लिक्विड में प्राप्त होता है, और लिक्विड ये कहना चाहता है कि जो भी लिक्विड है वो अपने एरिया को कम करना चाहता है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो ये सब आपका स्ट्रोक का नियम, उत्प्लावन यानी बायंसी फोर्स, विस्कोसिटी, ये सब आपके ऑप्शन इसमें नहीं आएगी। स्ट्रोक लॉ है ना, इसने बताया था कि जब आपके इस पॉट में, यानी कि जब लिक्विड में कोई भी अगर बॉल कर रहा है तो इसको पर क्या होता है? एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये फोर्स जो हमारा नेट फोर्स जो होगा, ये फोर्स आता है 6 पाई आर, भी मतलब स्पीड, और ये विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ईटा। ये होता है स्ट्रोक फार्मूला, ये भी आपका फ्लूइड में पढ़ना है। 6 पाई आर भी एन मतलब ईटा। आपका बायंसी फोर्स है हुआ, ये आपका ऊपर की ओर लगता है, ये आपका भी रो जी, और ये आपका विस्कोसिटी, जो हम ये कर सकते हैं ना कि जितने भी फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स, वो तो सरफेस पर लगता है, लेकिन ऐसा फ्रिक्शन फोर्स जो लिक्विड के सतह पर लगे उसको कहते हैं विस्कस फोर्स, और वही होता है विस्कोसिटी, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा? बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कहता है प्रकाश वर्ष। अब ये नहीं समझिएगा कि समय, और समय के बारे में सोचेंगे तो समय का मात्रा आपका आ जाएगा मिनट, आपका आ जाएगा सेकेंड, आपका आ जाएगा आवर, फिर आ जाएगा डे, फिर आ जाएगा मंथ, फिर आ जाएगा ईयर। अब ऐसा समझिएगा कि ये शब्दों का समय है ईयर से, लेकिन यहाँ पर कह रहा है प्रकाश वर्ष, तो ये समय की मात्रा नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, समय की मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है। प्रकाश वर्ष कहता है कि प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष। तो क्या बोला? एक साल में तय की गई दूरी, यानी ये किसका मात्रक होगा? तो ये आपका आंसर होगा इसका दूरी। तो दूरी का ऐसा मात्रक नहीं, प्रकाश वर्ष आपका दूर, बहुत ज्यादा डिस्टेंस को मेजरमेंट करना होता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? दूरी। क्या यूज करते हैं? दूरी, यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी के लिए यूज करते हैं। इसी में एक और आ सकता है जिसका नाम होगा पार्सेक। क्या होगा? पार्सेक। अगर आपका ये भी ऑप्शन में रहेगा तो ये भी आपका किसका मात्रक आएगा? तो ये भी आएगा दूरी का, ठीक है। तो दूरी का मात्रक में हमारा कौन सा? प्रकाश वर्ष भी आ रहा है, और ये सब पार्सेक, ये सब आपका खगोलीय पिंड की दूरी मापने के लिए यूज किया जाता है। तो खगोलीय पिंड की दूरी मापने के लिए जो यूज कर रहे हैं वो हमारा कौन सा आ जाएगा? पार्सेक। क्या आ जाएगा? पार्सेक। और फिर कौन आ जाएगा? प्रकाश वर्ष। तो याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष न समय की मात्रक है, न प्रकाश का, और न ही धारा का। तो आपका किसका हो जाएगा? दूरी का। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है इसमें बल का एसआई मात्रक। अभी जस्ट पहले बताएं कि बल का दो, एक हुआ एसआई मात्रक और एक आपका सीजी।
बल में बताया कि ये आपका न्यूटन था और यहाँ पर चलोगे तो आपका क्या था, डाइन था। तो मेरा यहाँ पर पूछा गया कि बल का ऐसा मात्रक बताया जाए तो इसका आंसर होगा न्यूटन। क्यों, समझते हैं। केल्विन आपका आएगा बाबू टेम्परेचर का, पास्कल आएगा आपका प्रेशर का, और ये आएगा विद्युत विभव, यानी विद्युत विभव का मतलब आपका पोटेंशियल। पोटेंशियल कहिए या पोटेंशियल डिफरेंस कीजिए, ठीक है। केल्विन तापमान, आपका पास्कल यानी दाब, और आपका वोल्ट यानी कि विभव, ठीक है। देखते रहना, ठीक है। बात समझ आ रहा? रुपेश देखते रहना। रेड हाँ लिप नहीं हो रहा है, वही चेक वही करना है, मैं तो भी जरा देखो। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका कुछ है मैचिंग का प्रॉब्लम, तो मैचिंग का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा ब्लैक आ रहा होगा, कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है यहाँ से? एक मिनट, तो ये वाला वायर को किसी में लगा दो, उसमें देखिए ध्यान ही नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर जगह नहीं हुआ इसलिए मैं कूट नहीं डाला, कूट का मतलब ये हुआ ऑप्शन, ठीक है। आप सिर्फ इसको मैच कर दो, यही काम हो जाएगा। देखिए मैच करने के लिए अगर हम सोचे तो सबसे पहले कह रहा उच्च वेज, यहाँ पर उच्च वेज नहीं होता, यहाँ पर गलती लिखा गया है, वेग होगा। उच्च वेग, तरंगदैर्घ्य, दाब, ऊर्जा, ऐसे नहीं मैच करना। मैच करना कैसे? तो सबसे पहले जो आपको आता है उसको से करो। तो हम जानते हैं ऊर्जा का तो जूल हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला। ठीक, दाब का भी पास्कल होगा, कोई दिक्कत नहीं। तरंगदैर्घ्य के तो सारे सामने सामने आ गए भाई, कोई जरूरत नहीं है हमको लगाने का, ठीक है। हम उसको लिखो, ठीक है। अब इसको देखोगे उच्च वेग का तो कौन होगा, मैक। अब ये कैसे पता करें कि रियली मैक ही होता है? ठीक, बात ध्यान में रखना, अग्नि 5 जो मिसाइल आई थी इंडिया की, जो लॉन्च हुआ था, उसमें देखा होगा आपने कि कहा गया होगा 5 मैक से ऊपर उसका स्पीड है। मतलब कि जो उसका स्पीड यानी कि जो ध्वनि की चाल है उसके 5 गुना तेज कौन चलता है, तो वो अग्नि 5। तो उसी प्रकार से जो उच्च वेग को मापते हैं ना, वो मापते किसमें है, मैक में मापते हैं, ठीक है। ये तरंगदैर्घ्य को मापते हैं एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम लिखा जाता है 1 के पावर 0 और कहते हैं कि 1 एंगस्ट्रम 10 टू दी पावर -10 मीटर के बराबर होता है। पास्कल जो होता है और न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं। यही अगर जूल के बोलोगे तो न्यूटन और मीटर को हम लोग जूल कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रख करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलोगे तो कहता है खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? सर बताओ, खगोलीय का मतलब कि बहुत बड़ा बड़ा आकाशीय पिंड। अब बहुत बड़ा बड़ा आकाशीय पिंड होगा तो उसमें तो दूरी बहुत बड़ा साइज होगी, दूरी होगा बहुत ज्यादा, उसका माप कर रहा कि इसमें से किसके बीच का होगा। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से खगोलीय इकाई। फिर कहता है चंद्रमा और नदी। फिर बात बताइए, चंद्रमा और नदी तो होगा नहीं तो छोटे को हो गया, नहीं काम चलेगा। सूर्य और चंद्रमा, तो यहाँ पर भी सूर्य, यहाँ पर भी सूर्य, यहाँ पृथ्वी, यहाँ चंद्रमा, तो जो बड़ा होगा हम उसको खगोलीय में लेकर के जाएंगे। तो मेरा जो ऑप्शन यहाँ पर सही सटीक मिलेगा वो आपका कौन सा मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर ए, कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होगी वही आपका क्या होगा, खगोलीय इकाई से संबंधित होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता पार्श्विक इकाई है, आपको जस्ट पहले बताए पार्श्विक के लिए, ठीक है। पार्श्विक क्या था कि जैसे बताए पार्श्विक के पहले एक प्रकाश वर्ष, क्या बताए थे? प्रकाश वर्ष। जो प्रकाश वर्ष था ये भी हमारा दूरी का मात्रक था। किसका था? दूरी का था। इसी प्रकार से जब पार्श्विक भी आता है तो पार्श्विक भी हमारा किसका मात्रक आएगा? तो भी हमारा दूरी का ही मात्रक होता है, ठीक है। किसका होता है? दूरी का। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दूरी की।
अगले क्वेश्चन की अगर चले तो कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है मतलब इसको चेक करके बताइए कौन सा सही नहीं है। तो देखिए कहता है डेसिबल। डेसिबल होता क्या है? तो डेसिबल कहता है ध्वनि की तीव्रता को मापता है। सही बात है। जो तुम्हारा साउंड की इंटेंसिटी होता है इसको मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? डेसिबल। शक्ति की इकाई अश्व शक्ति, ठीक है, समुद्री चाल, समुद्री मेल और फिर आपका सेल्सियस। बात समझिएगा, अश्व शक्ति का मतलब एचपी, हॉर्स पावर। और जानते हैं कि एक एचपी जो होता है आपका 746 वाट के बराबर होता है। तो शक्ति की इकाई तो है, कोई बात नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन समुद्री मेल जब चलते हैं तो नाव की संचालन में दूरी की इकाई है। ये भी सही है कि समुद्री मेल जो होता है कि नाव जब चलती है तो उसके लिए दूरी को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं समुद्री मेल का। सेल्सियस क्या होता है? तो सेल्सियस आपका तापमान का मापने का एक है। जैसे कि आप जब देखिएगा डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और आपका केल्विन और एक होता है र्यूमन। इस सारे के सारे आपका तापमान का मापने का है, ना कि आपका उष्मा का। उष्मा का इंग्लिश में कहेंगे हीट। तो हीट एक प्रकार का एनर्जी होता है। तो इसके मापने के लिए जूल आ सकता है, अर्ग आ सकता है, कैलोरी आ सकता है, लेकिन कभी भी डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा सेल्सियस, जो उष्मा की इकाई नहीं है। तो मेरा सही सुमेलित में अगर देखे तो मेरा सही सुमेलित कौन हो जाएगा? ये है। तो इस सुमेलित नहीं था, इसीलिए मेरा इस ऑप्शन के अनुसार सही है। ये डेसिबल ध्वनि को मापता है, अश्व शक्ति शक्ति को मापता है, समुद्री मेल नाव संचालन में दूरी को मापता है, लेकिन सेल्सियस उष्मा को नहीं मापता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते रहना, टाइम खत्म हो जाएगा। कितना टाइम बचा? 12 मिनट। कहता है ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन। ये आप याद रखिए, ज्योति तीव्रता का आपका तो होता है कैंडेला, तो ल्यूमेन तो कोई बात ही नहीं है। फिर कहता है यूक्लिड में से दोनों एक ही बात, एक ही चीज तो दोनों का होगा नहीं, इसलिए आपका ये नहीं बचा। तो मेरा एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा? ज्योति फ्लक्स। तो यहां से याद रख लेंगे कि ल्यूमेन जो हमारा मात्रक है वो किसका है? ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, ज्योति फ्लक्स का हमारा जो मात्रक मिलेगा ल्यूमेन। अगर क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो सीधा आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। व्हाट्सएप ये नंबर है, आप इस पर मैसेज करो। ठीक है, हम टेलीग्राम का चैनल लिंक दे देंगे, लेकिन उससे पहले आप इस पे क्या कर दो? मैसेज कर दो, हम डायरेक्ट आपको ये पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, चलो आगे चलो। फिर कहता है पास्कल। पास्कल किसका होगा? आर्द्रता के भी नहीं। आर्द्रता वाले जो क्षेत्र होता है ना, वेटलैंड, वो वेटलैंड जो होता है आपका कहां से? ईरान से आया था, जिसको रामसर समझौता कहते हैं। तो यहाँ तो सबकी बात ही नहीं आएगी। तो इसका किसका माप का होता है? पास्कल दाब का। वर्षा का भी नहीं, तापमान की भी। तापमान का पता है कितने? 3 चीज। कौन कौन? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और फिर कौन सा? केल्विन, और उसके बाद र्यूमन। ये 3 होता है। ठीक है, तो आपका हमारा आंसर कौन हो जाएगा? दाब। ये नहीं, कौन सा? दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडेला। ये आपको पहली पेज से बताएं। ज्योति फ्लक्स अभी ल्यूमेन था, ये नहीं होगा। ज्योति प्रभाव ये भी नहीं होगा। ज्योति दाब ये भी नहीं। मेरा ऑप्शन कौन सा सही है? तो आपका ज्योति तीव्रता कैंडेला का। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक पढ़ चुके हैं, कौन सा? जूल। लेकिन अगर सीरियस कहेंगे आर्ग होगा। ठीक है, न्यूटन तो बता चुके हैं कि आपका किसका होगा? ऑप्शन तो ये सही है, न्यूटन होगा किसका? फोर्स का। हर्ट्ज होगा फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब हो गया आवृत्ति। किसका हो गया? आवृत्ति का। पास्कल अभी जस्ट आया था आपका दाब यानी प्रेशर का। आगे बढ़ जाओ। चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र आपका किसका आ जाएगा? टेस्ला। किसका आ जाएगा? टेस्ला। चुंबकीय यानी कि टी, टेस्ला। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कोबाल्ट पेयर, कोबाल्ट एक अथी होता है, ठीक है, एलिमेंट होता है। ओम, ओम क्या होता है? तो ओम आपका रेजिस्टेंस का यूनिट है। किसका है? रेजिस्टेंस का, यानी आर जो होता है रेजिस्टेंस, इसका होता है ओम। इसी में आता है रेजिस्टिविटी, इसका होता है ओम मीटर। याद रखिएगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा रो इंटू एल बटा ए। ठीक है, तो एम्पियर हो गया विद्युत धारा का। तो मेरा आंसर कौन सा? तो सही आंसर हो जाएगा टेस्ला।
अगले क्वेश्चन चलो, हर्ट्ज किसके मापना, अभी जस्ट बताए, तरंगदैर्घ्य भी नहीं, स्पष्टता भी नहीं, तीव्रता भी नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हर्ट्ज आपका होगा आवृत्ति का, किसका होगा, आवृत्ति का। अगले क्वेश्चन चलो, विद्युत धारा किसका मापता है, तो अभी बताए ओम सही बात है, सॉरी एम्पियर सही बात है, ओम आपका हो गया रेजिस्टेंस का, ये भी नहीं, वोल्ट आपका विद्युत विभव का नहीं, कूलम्स आपका फोर्स का जो इलेक्ट्रिक चार्ज का नहीं, क्यू का हो गया कितना कूलम, ये भी नहीं, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, एम्पियर। अनेक बात और इसके लिए याद रखिएगा कि आपका ये अदिश राशि है, एक ऐसा अदिश, इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड है, फिर भी आपका जो इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा जो है ये आपका होते हुए भी क्या है, अदिश राशि, इसलिए इस पे याद रखिएगा कि डायरेक्शन के होने के बावजूद भी ये अदिश राशि के कैटेगरी में आ जाता है। कहता है ऐसा पद्धति में लेंस की शक्ति यानी पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस जो कहते हैं ना, फॉर्मूला होता है 1/8, एफ जो लेते हैं वो लेते हैं मीटर में, तब इसका ऐसा यूनिट जो आता है वो आता है डायोप्टर, क्या आता है, डायोप्टर, तो आंसर हमारा आ जाएगा डायोप्टर। अगर कोई आदमी सोचे कि नहीं खाली शक्ति को देख लेगा तो मान देगा वाट, जो कि गलत, क्योंकि क्या किसको रहा है, लेंस की शक्ति को, तो इसीलिए मेरा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डायोप्टर। अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस अगर रहता है तो आपका प्लस में आएगा, लेकिन अगर आपका कॉन्केव रहता है तो आपका माइनस में। कन्वेक्स का मतलब उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल, और कॉन्केव का मतलब होता है अवतल, तो ये सब अगर लेंस होगा तो नेगेटिव। जैसे आप जब जाते होंगे चश्मा दुकान में तो पूछते होंगे कि आप कितना लेंस पावर का दिए, तो बोलता होगा -2.5 है, तो माइनस जैसे बोला समझ लीजिए कि कौन सा है, अवतल लेंस आपके चश्मे में लगाया गया है, ठीक है। और जब इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम वहां पर बता देंगे कि आपका ये जो दिया गया है वो आपका कैसे होगा, मायोपिया होगा, हाइपरमेट्रोपिया होगा या प्रेस बायोपिया, सारे के सारे बताए जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है कौन सा, ये ऑलरेडी बता चुके हैं, डेसिबल, कौन सा होगा, डेसिबल। कोई डाउट इसमें, आगे बढ़े, बताते चलना है। कहता है एम्पियर क्या नापने की इकाई है, एम्पियर के लिए बताओ, तो एम्पियर क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज तो होगी नहीं, वोल्ट मापता है, करंट हाँ ये होगा, प्रतिरोध ओम मापता है, पावर तो पावर कौन सा पावर, तो वाट हो जाएगा, तो इसलिए मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, करंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, इसको दिख नहीं रहा होगा, हम दिखा देते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर कि A बराबर V माइनस U बटा T, यहाँ है A बराबर V प्लस U बटा T, और यहाँ है A बराबर U प्लस VT, यहाँ है A बराबर V प्लस U बाई 2। कहता है इसमें से ऑलरेडी पूछा गया है, बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, बीपीएससी का पूछा गया है। कारण त्वरण, क्या बोल रहा है, त्वरण ज्ञात करने का इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, तो देखो फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये डिफरेंशियल ही कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन का मतलब होता है माइनस, कैसे समझो, मान लो तुम्हारे पास 10 रुपया था, 2 रुपया खर्च कर दिए, परिवर्तन कितने से हो गए, 8 रुपया से, क्या किया, तो 10 में से हमने क्या किया, 2 को माइनस कर दिया, यही आगे हमारा परिवर्तन। तो परिवर्तन कहा तो वेग में परिवर्तन, तो ये फाइनल हो गया इनिशियल, और बटा क्या हो गया, दर मतलब टाइम, यही इसलिए मेरा आंसर कौन सा, ए, ठीक है। अगर देखना चाहते हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 फॉर्मूला, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जब यहाँ से देखोगे इसको इधर ले आएगा तो v माइनस u प्लस है तो माइनस में at, t को नीचे भेजोगे तो v माइनस t बराबर a, तो आंसर कौन सा, a सही होगा। आगे चलो, प्लांक के अचर में
किसका आयाम होता है, मतलब प्लांक किसके से रिलेटेड है। तो देखो जब कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय गति, जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल, वो आपका h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि कहता है कोई भी ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। तो आपका जो h है यही आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, यही क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। और इस प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है 6.625 मल्टीप्लाई बाय -34 जूल सेकेंड, ये आपका होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो देखिए ऊर्जा में तो होगा नहीं, रैखिक गति में हुआ नहीं, तो किसको से हो गया, कोणीय गति यानी एंगुलर मोशन से। ठीक है, एंगुलर मोशन से आ जाएगा तो मेरा आंसर हो जाएगा कोणीय गति। अभी चल रहा है, चल तथा पदार्थ की संवेग, तो संवेग का मतलब हो गया मास इनटू वेलोसिटी, और वेग वेलोसिटी का अनुपात काट देंगे तो क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान। तो इसका आंसर द्रव्यमान। आगे बढ़ते हैं, कहता है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। तो मान लो कि झूला है इतना बड़ा, जब बैठी थी तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, लेंथ इतना है। कहता है कि जब लड़की खड़ी हो जाती है तो खड़ी हो जाएगी, तो अब इसका तो बैठी थी ना, तब यहाँ खड़ी हो जाएगी तो लड़की इतना बड़ी हो जाएगी, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा। जब खड़ी हो गई तो इतनी बड़ी हो गई, सेंटर ऑफ मास यहाँ, तो एक तरह से लंबाई क्या हो गया, घट गया। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g। तो बताओ T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जब ये वाला घट जाएगा तो ये वाला भी क्या होगा, घटेगा। तो इस तरह से वो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम जाएगी। तो टाइम पीरियड यानी कि दोलन की आवर्तकाल ये भी कम हो जाएगा। इस प्रकार से कहता है कि एक कोई चीज घूम रहा था तो उसके बीच में जैसे घूम रहा था ना, तो अचानक से एक लड़का आता है और लड़का आकर के इस पर बैठ जाता है। ऐसे वो लड़का बदमाशी होता है, जब बैठ जाएगा तो कहता है क्या प्रभाव पड़ेगा कुछ, तो याद रखना क्या ये बैठा था तो क्या ये इसके स्पीड को कम किया, नहीं, कुछ भी नहीं कम किया, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कम भी नहीं होगा ना बढ़ेगा, उतना ही रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा अगर ऐसे घटना घटती है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। द्रव्यमान याद रखिएगा कभी नहीं बदलता, लेकिन भार आपका बदलता है, क्योंकि भार का फॉर्मूला mg। आपका g बदल जाएगा तो आपका वेट बदल जाएगा, यानी भार परिवर्तनशील है लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तन है। तो कहता है द्रव्यमान तो स्थिर रहता है जबकि भार क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन की ओर चले, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करता हो। ये आपका न्यूटन का पहला नियम है। न्यूटन कहते हैं कि अगर कोई चीज जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, कब तक, जब तक कोई उस पर बाहर से कार्य ना करे। अगर कार्य कर दिया तो न्यूटन का द्वितीय गति, और अगर कार्य करने के बाद हम क्या करेंगे, रिएक्शन में प्रतिक्रिया देंगे, तो वो होगा न्यूटन की तीसरी गति। तो जब तक नहीं करेंगे तब तक न्यूटन का पहला गति काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, तो बताओ F बराबर a में, तो ये F क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, इसलिए ये कहलाएगा कि अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब समानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती नहीं। तो बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। कहते हैं न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगता है, गलत बात। अगर हम इस पर मारेंगे ना, ये भी हम पर लगाएगा, तो दोनों क्या है, अलग अलग वस्तु हो गए और अलग अलग दिशा। एक उधर लगाए तो वो हम पर इधर लगाया, तो एक ही वस्तु पर लगे, गलत बात। विभिन्न वस्तु पर लगे, ये भी लगे हो सकते हैं, भिन्न भिन्न ये हो सकता है। हमें भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे ही होनी चाहिए, ये सही है। लगे हो सकते में आ गया और ये होना ही चाहिए, इसलिए आंसर होगा सी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है आपका।
प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये कितना होगा? न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सारा क्वेश्चन यहाँ तक खत्म होता है। तो आपका यही अनुरोध है कि जितना ज्यादा शेयर करिए, और हो सकता है जो